नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर लेंगे जो हिंदी की शिक्षण विधियां हैं। अगर आप लोग साहित्य से संबंधित या फिर जीके से संबंधित पढ़ना चाहते हैं नेट जेआरएफ के लिए वगैरह, तो प्लेलिस्ट में से आप लोग पढ़ सकते हैं। संपूर्ण सिलेबस आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है कि व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है कि व्याख्यान विधि जो होती है उसमें महत्वपूर्ण मतलब केंद्र बिंदु कौन होता है। तो छात्र होता है या अध्यापक होता है या पाठ्य योजना होती है या फिर शामपट होता है। तो ध्यान रखिएगा, व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, क्योंकि अध्यापक कक्षा में आते ही अपना शिक्षण कार्य शुरू कर देता है व्याख्यान के माध्यम से और अंत तक पढ़ाता चलता है। अनेक उदाहरण देते हुए छात्र जो होता है वो मात्र निष्क्रिय श्रोता बन करके रह जाता है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? अध्यापक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित है? यानी शिक्षक केंद्रित कौन सी विधि है? परियोजना विधि, खेल विधि या व्याख्यान विधि या प्रयोगशाला विधि? तो व्याख्यान विधि होती है वो क्या होती है? शिक्षक केंद्रित मानी जाती है। आई बात समझ में? व्याख्यान विधि की विशेषता तो देखो, शब्दों के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं, छात्र की शब्दावली में वृद्धि हो जाती है, जीवनी या फिर आत्मकथा हेतु सर्वोत्तम विधि है उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी है, क्योंकि शब्दों के अर्थ स्पष्ट करता हुआ शिक्षक आगे अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से जारी रखता है। छात्र होते हैं उसको नए नए शब्द मिलते हैं, इसलिए उनके शब्दावली में वो वृद्धि होती है। और जीवनी और आत्मकथा के लिए सर्व उपयुक्त विधि होती है, क्योंकि प्रत्येक पहलू को वो स्पष्ट करता हुआ शिक्षक आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधार कार्य करती है? तो प्रत्यक्ष विधि, साहचर्य विधि, समवाय विधि या प्रदर्शन विधि? तो करके सीखने के सिद्धांत पर ध्यान रखिएगा, प्रदर्शन विधि होती है, इसमें छात्र करके सीखता है किसी चीज को, ठीक है ना। अब प्रदर्शन विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये विधि मनोवैज्ञानिक है, बिल्कुल सही है। इस विधि में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं, बिल्कुल सही है। और ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए काफी लाभदायक है, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी, तो क्या हो गया इसका उत्तर? उपरोक्त सभी हो गया। आई बात समझ में? आगे देखिए, प्रदर्शन विधि के दोष। प्रदर्शन विधि के दोष इसमें है, साहित्यिक शिक्षण में उपयुक्त नहीं है, छात्रों को प्रत्यक्षतः ज्ञान देती है, कम खर्चीली है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रदर्शन विधि होती है, इसमें से कोई सा नहीं है ना, तो ये साहित्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है। छात्रों को ये प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं देती है और ये कम खर्चीली है, ठीक है। इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला देखो, इकाई विधि के प्रवर्तक हैं। इकाई विधि के प्रवर्तक हैं, तो इकाई विधि के प्रवर्तक हैं वो थांडाइक, एच सी मॉरिसन, किलपेट्रिक या जॉन डीवी? तो एच सी मॉरिसन है वो इस विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, इकाई किसी समस्या या फिर योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या फिर एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इकाई विधि की यह परिभाषा पार्कर, हेनरी हेपर, थॉमस एरिस या मॉरिसन? तो इकाई विधि के प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन। तो इनके द्वारा ये परिभाषा है वो दी गई है। अच्छी तरीके से परिभाषाओं को याद रखिएगा, परिभाषाएं आपके अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला देखिएगा, इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण का व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है, जिसे सीखने में व्यक्ति में सामंजस्य हो जाता है। और इकाई विधि की यह परिभाषा है वो मॉरिसन के द्वारा ही दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? मॉरिसन के द्वारा दी गई है, ठीक है। इस कौन सी विधि है जिसमें बालक को वस्तुओं के प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके सिखाया जाता है? यानी वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके सिखाया जाता है, मतलब इकाई विधि, प्रत्यक्ष विधि, दूरस्थ विधि, व्याकरण, अनुवाद विधि। तो जो बालकों को वस्तुओं को प्रत्यक्ष दिखाकर सिखाया जाता है वो कौन सी विधि होती है? दूरस्थ विधि मानी जाती है। प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण के द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, या व्याकरण के नियमों पर बल दिया जाता है, या चित्र और शैक्षिक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, या अनुवाद का सहारा लेता है। तो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें बालक है वो अनुकरण के द्वारा दूसरी भाषा है वो सीखता है, यानी शिक्षक होता है वो संपूर्ण शिक्षण कार्य द्वितीय भाषा में करता है। और जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर बच्चे की मातृभाषा का थोड़ा सा अनुवाद कर दिया जाता है, और बाकी संपूर्ण शिक्षण कार्य बच्चे हैं शिक्षक के अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं।
आई बात समझ में। अगला देखिएगा प्रत्यक्ष विधि के गुण। तो प्रत्यक्ष विधि ये विधि भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है। भाषाई कौशल बोलना है, लिखना है, पढ़ना, सुनना, सीखने के पूरे अवसर विद्यार्थी को इसमें उपलब्ध होते हैं। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास भी करवाया जाता है। उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे देखिए, भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी भाषा शिक्षण होता है उसमें उच्चारण की शुद्धता के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? OHP का, लिंग्वाफोन का, ग्रामोफोन का या डिक्टाफोन का। तो ये लिंग्वाफोन का अपन प्रयोग करेंगे, इसमें शुद्ध उच्चारण होता है, इसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। भाषा प्रयोगशाला विद्युत के साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है जिसका उपयोग भाषा में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन पूछा अपन को किसका है? तो ये जो कथन है किलपेट्री का, स्टर्न का, टर्मन का या एडविन पेकर का। तो ये जो परिभाषा है वो एडविन पेकर के द्वारा दी गई है। परिभाषाओं को अच्छे से याद रखना, ठीक है। कौन सा भाषा प्रयोगशाला का आवश्यक उपकरण है? तो ध्वनि मुद्रण यंत्र, समगणक, श्रवण प्रकोष्ठ या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हैं। भाषा प्रयोगशाला में ध्वनि मुद्रण यंत्र भी होता है, समगणक भी होता है यानी कंप्यूटर भी होता है, श्रवण प्रकोष्ठ भी होता है, तो सभी है, ठीक है। अगला देखिए, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते हैं उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की कौन सी विधि होती है? तो दूरस्थ शिक्षा। आशा करता हूं इसका तो सभी को पता होगा। अगला देखिए, जब शिक्षक तथा शिक्षार्थी आमने सामने न होकर के भी शिक्षण कार्य में संलग्न रहते हैं तो वो शिक्षण विधि भी कौन सी होती है? दूरस्थ शिक्षण विधि, ठीक है। कक्षा में उच्चारण पढ़ाते समय जब अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद में बोलते हैं तो उस विधि को अपन क्या कहते हैं? पहले शिक्षक बोलेगा और उसके बाद में बच्चे बोलेंगे तो उस विधि को अनुकरण, ध्वन्यात्मक विधि, रसास्वादन विधि या व्याख्यान विधि। तो अनुकरण विधि, क्योंकि शिक्षक सबसे पहले आदर्श वाचन करता है और बच्चे उसके पीछे पीछे अनुकरण करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कौन सी विधि बालकों के उच्चारण सुधारने के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो बालकों का उच्चारण सुधारने के लिए कौन सी विधि अपन को उपयुक्त मानी जाएगी वो देखिएगा आप लोग। तो वो विधि होती है मित्रों प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरणात्मक विधि या प्रयोजन विधि। तो अनुकरणात्मक विधि होती है, इसमें बच्चों के शुद्ध उच्चारण को सिखाया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रारंभिक स्तर पर लेखन व उच्चारण के लिए उपयुक्त होती है और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर रचना हेतु उपयुक्त होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वह कौन सी विधि है जो प्रारंभिक स्तर पर तो लेखन और उच्चारण दोनों के लिए, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए रचना के लिए। तो वो विधि होती है अनुकरणात्मक विधि। कौन सी विधि होती है? अनुकरणात्मक विधि। व्याकरण अनुवाद विधि में अगला प्रश्न देखिएगा, व्याकरण अनुवाद विधि में प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ा दिया जाता है, प्रथम और द्वितीय दोनों भाषाओं का व्याकरण समानांतर पढ़ाया जाता है, द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है या दोनों भाषाओं का व्याकरण व्यतिरेक विधि से पढ़ाया जाता है? तो देखिए, व्याकरण अनुवाद जो विधि होती है उसमें प्रथम और द्वितीय दोनों भाषाओं का व्याकरण समानांतर पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे की मातृभाषा में ही दूसरी भाषा का अनुवाद कर दिया जाता है, इसलिए प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा दोनों का व्याकरण एक साथ पढ़ा दिया जाता है। अगला देखिएगा, व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की थी। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मतलब ज्ञान के मेयर के द्वारा, जॉन बेशेडो के द्वारा, येस्पेसियन के द्वारा या फिर पामर के द्वारा। तो जॉन बेशेडो के द्वारा ये परिभाषा वो दी गई है कि व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की है। द्वितीय भाषा के प्रवर्तक माने जाते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। द्वितीय भाषा के प्रवर्तक डॉक्टर रामकृष्ण गोपालकर भंडारकर, सीजे डॉटसन, वाटसन या फिर रूसो। तो सीजे डॉटसन महोदय हैं वो माने जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना,
द्विभाषी पद्धति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सामान्य विद्यालयों में सामान्य शिक्षकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि है। CIFEL हैदराबाद के अनुसार भारतीय परिस्थितियों में द्विभाषी पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। बातचीत और मौखिक अभ्यास के द्वारा भाषा सीखी जाती है। उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी है। क्या है? उपरोक्त सभी है। वह विधि जिसमें उचित स्वराघात, उपयुक्त गति, भाव भंगिमा व लहजे को ध्यान में रखा जाता है, वह विधि कौन सी होती है? अनुध्वनि विधि, अक्षरबोध विधि, संगति विधि या फिर रसास्वादन विधि। तो देखो प्रश्न को समझो। उचित स्वर का आघात, उपयुक्त गति, भाव भंगिमा और लहजे का ध्यान रसास्वादन विधि में रखा जाता है। जैसी कविता में भाव होते हैं उसी तरह शिक्षक होता है वो अपने अंग संचालन है वो करता चलता है। ठीक है, अगला देखो। निम्न में से किस विधि का प्रयोग अधिकतर कविता शिक्षण के दौरान किया जाता है? आशा करता हूँ ये प्रश्न तो सभी को आ रहा होगा। अनुध्वनि विधि, अक्षरबोध विधि, रसास्वादन विधि या कहानी विधि। तो कविता शिक्षण के लिए रसास्वादन विधि ही मुख्य मानी जाती है। ठीक है, वाचिक अभिनय के द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। वाचिक अभिनय के द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है कि अध्यापक के द्वारा नाटक का वाचन, एक छात्र के द्वारा नाटक का वाचन, कई विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना और अध्यापक के द्वारा नाटक का अभिनय। तो इसमें सही ऑप्शन है कई विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। नाटक होता है उसका जब वाचन किया जाता है कक्षा में तो शिक्षक अनेक 4-5 विद्यार्थियों खड़ा करके उनको उनके पात्रों के संवाद होते हैं वो बोलने के लिए कहता है। ठीक है, अगला देखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में वाचन का तात्पर्य है। शिक्षा के क्षेत्र में वाचन का तात्पर्य है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, देखकर अर्थ ग्रहण करना है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वाचन का शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। आई बात समझ में? पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। अगला देखिए, वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाव ठीक ठीक समझने की क्षमता उत्पन्न करना, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना, त्वरित गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा सही? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे देखिएगा। वह विधि जिसमें वस्तुओं के संपर्क में बालकों को लाया जाता है तथा वस्तुओं के सामने उनके नाम के कार्ड रख दिए जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वह विधि कौन सी है? व्यतिरेक विधि, वाचन विधि या साचार्य विधि? तो व्यतिरेक विधि होती है उसमें छात्र होते हैं उनके सामने कार्ड रख दिए जाते हैं और वस्तु भी रख दिए जाते हैं, दोनों को समानते मिलाने के लिए कहा जाता है। सॉरी, व्यतिरेक नहीं, साचार्य विधि। कौन सी विधि है इसमें? साचार्य विधि है। कौन सी विधि है? साचार्य विधि। कौन सी विधि कक्षाओं हेतु उपयुक्त है? इनमें से कौन सी विधि कक्षाओं हेतु? प्रयोजन विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि या साचार्य विधि? तो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है वो कौन सी विधि है? साचार्य विधि। वैसे प्रयोगशाला होती है वो भी उपयुक्त होती है, परंतु प्रयोगशाला कक्षा के मतलब बाहर होती है, कक्षा के अंदर नहीं हो पाती है। मातृभाषा जो होती है और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा, दोनों भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली प्रभावी विधि कौन सी है? दोनों भाषाओं को प्रभावी विधि मानी गई है। व्यतिरेक, समवाय, व्याख्यान या फिर सूत्र विधि? तो व्यतिरेक जो विधि होती है वो मातृभाषा और द्वितीय भाषा दोनों भाषाओं को वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए ही मानी जाती है। आगे देखिए, भोलानाथ तिवारी ने किस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण में सर्वोत्तम विधि मानी है? तो समवाय विधि, सूत्र विधि, व्याख्यान विधि या व्यतिरेक विधि? तो व्यतिरेक विधि को भोलानाथ तिवारी ने द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए सर्व उपयुक्त है वो मानी है। आगे देखिएगा, परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने व सुधारने की प्रेरणा देने वाली वह उत्तम तकनीकी है। इसमें शिक्षक का एकाकीपन दूर होता है और शिक्षण में गुणवत्ता में वृद्धि होती है। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है?
तो ये जो परिभाषा है वो साहचर्य विधि, दूरस्थ विधि, अभिक्रमित अन्वेषण या दल शिक्षण है। परंपरागत कक्षा शिक्षण के बदलने व सुधार करने की प्रेरणा में उत्तम तकनीकी है जिसमें शिक्षक का एकाकीपन दूर होता है और शिक्षण में गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो ये विधि होती है वो कौन सी होती है? दल शिक्षण विधि। यानी एकाकीपन नहीं होगा, इसमें 4-5 शिक्षक एक साथ होंगे एक ही सब्जेक्ट के और अलग अलग रूप से अपने अपने तरीके से शिक्षण कार्य हैं वो करवाएंगे। दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन है, प्रत्येक दल सदस्य का उत्तरदायित्व पृथक स्तर का होगा, प्रत्येक दल सदस्य का कार्य लगभग समान होगा, प्रत्येक दल सदस्य नेतृत्व का कार्य करेगा, प्रत्येक दल सदस्य संभावी शिक्षक ही होता है। ये इसमें उपयुक्त कथन नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। हर्बर्ट की पंचपदी जो प्रणाली है वो परिणित पद नहीं है, यानी पंचपदी में कौन सा पद इसमें नहीं है? प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य या मूल्यांकन। तो इसमें मूल्यांकन है वो नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हर्बर्ट की पंचपदी में प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और उद्देश्य तो है लेकिन उसमें मूल्यांकन नहीं है। भारतीय पाठ्य योजना जो हर्बर्ट उपागम पर आधारित है, ब्रिटिश उपागम का, जर्मन उपागम का, फ्रांसीसी उपागम का, इसमें से कोई नहीं है। क्या है इसमें से? भारतीय पाठ्य योजना जो हर्बर्ट उपागम पर आधारित नहीं, तो ये ब्रिटिश उपागम पर है। किस पर है? ब्रिटिश उपागम पर। अब हर्बर्ट की जो पंचपदी है उसमें 5 पदों के सही क्रम कौन से हैं? देखो, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, तुलना, प्रयोग या नियमीकरण। नियमीकरण, प्रस्तावना, तुलना, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग। प्रस्तावना, प्रयोग, तुलना, नियमीकरण, प्रस्तुतिकरण। तो इसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण ये हैं। इस बात का अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, पाठारंभ की योग्यता के विकास के लिए सर्व उपयुक्त रुचिकर विधि है। तो अनुकरण विधि, अक्षरबोध विधि, ध्वनिसाम्य विधि या देखो और कहो विधि। तो ये सर्व उपयुक्त विधि है, देखो और पढ़ो विधि होती है, ठीक है। अगला देखिएगा, रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर। और तो ये किसके लिए है? रसास्वादन विधि होती है वो प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। रसास्वादन विधि आधारित है अर्थ पर, भाव पर, कला पर या फिर रस पर। तो ये विधि है वो किस पर आधारित है? रस पर आधारित है। छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? यानी कौन सी विधि शिक्षा देंगे तो रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी? आगमन, निगमन, दृष्टांत या व्याख्यान। तो निगमन विधि में नियम को पहले रटा दिया जाता है, बाद में उदाहरण होते हैं उस पर उसका नियमीकरण किया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, किस शिक्षण विधि में छात्र छात्राओं को उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाई जाती हैं और उसमें भी भाषा को शुद्ध रूप से जाने लेते हैं? तो वो अनुकरण, वाचन और भाषा संसर्ग विधि। तो भाषा संसर्ग जो विधि होती है उसमें विद्यार्थियों को अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है बल्कि उत्तम लेखकों की पुस्तकों के बारे में बता दिया जाता है। छात्र स्वयं उस पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और व्याकरण का ज्ञान है वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, कौन सी शिक्षण पद्धति हिंदी शिक्षण के लिए उपयुक्त है? तो प्रदर्शन, आगमन, निगमन, हर्बर्ट, उपयुक्त सभी। तो सभी विधियां हिंदी के लिए उपयुक्त हैं। प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण हेतु उपयुक्त है। प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण हेतु उपयुक्त कौन सी विधि है? तो देखिएगा, आदर्श नाट्य, व्याख्यान, कक्षा अभिनय प्रणाली या रंगमंच। तो कक्षा अभिनय प्रणाली सबसे आदर्श मानी जाती है। आगे देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त कौन सी विधि है? कविता शिक्षण के लिए व्याख्यान, तुलना, गीत अभिनय प्रणाली ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है, यानी किसका अधिक बल दिया जाता है? कि शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक की स्वतंत्रता पर, बालक और शिक्षक की क्रियाशीलता पर। बालक की क्रियाशीलता पर तो बालक और शिक्षक दोनों क्रियाशील होंगे तभी शिक्षण में रुचि बढ़ेगी विद्यार्थियों को और शिक्षण में नयापन देखने को मिलेगा। आगे देखिए, प्रत्यक्ष विधि हिंदी शिक्षण के लिए उस स्तर पर उपयोगी है जब छात्रों को जानकारी हो,
व्याकरण की, लिपि की, अक्षर ज्ञान की कोई नहीं। तो व्याकरण की अगर जानकारी होगी तो प्रत्यक्ष विधि छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इकाई विधि का दोष, पाठ्यक्रम को नियत अवधि में पूरा नहीं कर सकते, मूल्यांकन प्रणाली से इकाई का तालमेल नहीं बैठता, सभी प्रकार की पाठ्य सामग्रियां इकाइयों में व्यक्त नहीं होती उपयुक्त सभी। तो ये सारे इसमें क्या हैं, दोष हैं। ओपन स्कूल में कौन सी शिक्षण विधि काम में लाई जाती है? तो ओपन स्कूल में आप सभी को पता है दूरस्थ शिक्षा ही काम में लाई जाती है। जैसे अपना इग्नू विश्वविद्यालय है, कोटा खुला विश्वविद्यालय, उसमें दूरस्थ शिक्षा ही काम में ली जाती है। इस प्रकार से अपन ने 50 प्रश्नों का अध्ययन किया है शिक्षण विधियों से संबंधित। आशा करता हूँ प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।